हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम पार्ट 2। सो लेट अस स्टार्ट। जो लास्ट वीडियो है जिसका पार्ट 1 है उसका हमने डिस्कस किया था जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के। तो वहीं से एक रिवीजन को लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। जो ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वो ये थे कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जो एक एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन सेम टाइम पे एक पर्सन था जिसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा कि जब भी चार्ज बॉडी किसी चार्ज बॉडी के आसपास घूमती है तो वो एनर्जी रेडिएट करती है, और जब वो एनर्जी रेडिएट करेगी तो एक टाइम ऐसा आएगा उसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी और वो सेंटर पे गिर जाएगा। तो यहाँ पे जो बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन थी। तो इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो एनर्जी लॉस कर रहा है, तो लॉस कर जाए एक टाइम ऐसा आएगा इसकी एनर्जी सारी खत्म हो जाएगी, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। मतलब कहने का ये है कि जो एटम है वो अनस्टेबल है। तो रदरफोर्ड के कहने के हिसाब से, जो रदरफोर्ड ने कहा था उसके हिसाब से जो एटम है वो अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। बट ये हम जानते थे उस टाइम पे कि एटम स्टेबल है। तो इस चीज को इतना ज्यादा फिर अप्रिशिएट नहीं किया गया, तो ये एक ड्रॉबैक बन गया किसका, रदरफोर्ड के मॉडल ऑफ एटम का। ठीक है। इस रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को, जो इसका ड्रॉबैक था, उसको ओवरकम किया नील बोहर ने। तो नील बोहर को हम बोलते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। तो बोहर ने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाया और ये बताया कि रदरफोर्ड ने जो कहा था कुछ बातें उसमें सही है, और वो सही किस तरह से है और वो ड्रॉबैक को कैसे खत्म किया, उसके लिए उसने कुछ फैक्ट्स दिए। बोहर ने ये कहा कि जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम में रिवॉल्व करता है तो वो न्यूक्लियस के आसपास ही घूमता है। ठीक है ना। जब भी किसी एटम में जब भी किसी एटम में न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो एक डेफिनेट पाथ में करता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक ऑर्बिट में घूमता है, तो उस टाइम ये एनर्जी रेडिएट नहीं करता है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी खत्म नहीं होती है और एटम स्टेबल है। जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमता है, जिन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, उन ऑर्बिट्स को, उन शेल्स को कहा गया एनर्जी लेवल्स या एनर्जी शेल्स भी कहा गया। ठीक है। इन एनर्जी शेल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, के, एल, एम और एन से। जो सबसे अंदर वाली शेल है उसको हम बोलते हैं N1, और के बोलते हैं उसको। जो बाहर वाली शेल है उससे उसको बोलेंगे N2। जो बहुत से बाहर वाली शेल है उसको बोलेंगे N=3, और उस सबसे बाहर वाली शेल जो दैट इज N4। मतलब अंदर वाली शेल के है, उससे बाहर वाली एल, उससे बाहर एम और एन। ठीक है ना। अब इनके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उसको हम देखेंगे आगे जाके। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो नंबर ऑफ शेल्स है उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, के, एल, एम और एन से। न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाली शेल दैट इज के, उसके बाद एल, उसके बाद एम और उसके बाद एन। और ये वो शेल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें किसने दी थी, नील बोहर ने दी थी और चार्ल्स रगले ब्यूरे ने दी थी, जिसको हम बोहर एंड ब्यूरी बोलते हैं शॉर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेट ऑर्बिट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो किस ऑर्बिट में, किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो हमें बताया गया इस फॉर्मूले से, दैट इज 2n का स्क्वायर। बोहर एंड ब्यूरी ने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया जिसको हम बोलते हैं 2n का स्क्वायर। के के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, क्योंकि के फर्स्ट सेल है तो n की जगह मैंने 1 डाला, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। फॉर्मूला क्या रहेगा, 2n का स्क्वायर। m के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दूसरी शेल है तो n की जगह 2 लगा देंगे, 2 2 4, 4 2 8। n की जगह कितने हैं, नहीं m नहीं था, ये l था, सॉरी। ओके, ये l था, ये l था। पहले इसको हम करेंगे। l में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन। m शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, m जो होता है वो n3 होता है, सो 3 का स्क्वायर, 3 से 9 to the 18। और n में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4 शेल होती है
तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 32। तो के शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, एम में होते हैं, एल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, एम में होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, एन में होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो बोहर एंड ब्यूरी के हिसाब से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो इसी तरह से आती है 2n का स्क्वायर फार्मूला से, कि सबसे अंदर वाले शेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, एम में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन एंड एन शेल में मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन। Now let us read about the valency. valency क्या थी? The combining capacity of the atom of other elements. मतलब एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे कंबाइन करता है वो डिपेंड करता है उसकी वैलेंसी पे। अगर किसी एटम की वैलेंसी है वो तो ही कंबाइन करेगा, नहीं तो वो कंबाइन नहीं करेगा। जो नोबल गैसेस होते हैं, जो 18th ग्रुप आता है हमारा नोबल गैसेस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 8, यानी कि उसके बाहर वाले शेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। तो वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशंस, क्योंकि वो स्टेबल होते हैं। ठीक है। जो मेटल्स होते हैं उनकी बाहर वाले शेल में होते हैं 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन, तो इनकी वैलेंसी फिर यही होती है। मतलब मेटल्स में बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1, 2 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 2, 3 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी बाहर वाले शेल में होते हैं 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन। तो अगर बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 4 माइनस कर दो तो 4 वैलेंसी, और अगर बाहर वाली शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 में से 5 माइनस कर दो 3 वैलेंसी। अगर बाहर वाली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है 8 में से माइनस कर दो तो 2 वैलेंसी, और अगर बाहर वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 उसमें माइनस कर दो तो 1 वैलेंसी, और बाहर वाली शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो 0 वैलेंसी। तभी मैंने कहा कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली शेल में हो तो उसमें वैलेंसी 0 होती है। वो स्टेबल होते हैं, फिर वो कंपाउंड नहीं बनाते हैं, और जनरली ये नोबल गैसेस करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज और समझने वाली है कि जब भी कोई एलिमेंट, जब भी कोई एटम, फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ सोडियम की, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2 8 और 1। ठीक है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, यानी कि अगर ये बन जाता है सोडियम प्लस, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी 2 8, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया है। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से चला गया है 2 8। अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी ना, इसको हम बोलेंगे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे? नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन बना देता है, उस टाइम उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उसको हम बोलेंगे नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, गॉट इट। एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज 287। ठीक है। लेकिन Cl नेगेटिव, यानी कि जो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28 और 8, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो इसके 7 इलेक्ट्रॉन को प्लस एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये है क्लोरीन की नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट का मतलब होता है सबसे बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का होना। तो जो ये स्लाइड है इसमें यही सब कुछ लिखा हुआ है जो मैंने इसमें अभी पढ़ाया है, तो आप इसको पॉज करके एक बार रीड कर सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं एंड अच्छे से इसको देख सकते हैं जो भी आपको इसमें से समझना है। तो जितनी बात मैंने इसे समझाई उसमें आपको एक ही चीज याद रखनी है कि मेटल्स की वैलेंसी जो है वो 1 2 3 होती है, नॉन मेटल्स की वैलेंसी 4 5 6 7 8 होती है, और जब भी वैलेंसी निकालनी हो तो 8 में से उसको माइनस कर देना होता है। 1 2 3 तो वैलेंसी वही रहेगी, लेकिन नॉन मेटल्स की जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर वाले शेल में उसको 8 में से माइनस कर दो, आपकी वैलेंसी आ जाएगी। जो फर्स्ट 18 एलिमेंट्स हैं जो हमारे एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है उसी की इमेज ये है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 1 होते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आएगा, वैलेंसी भी 1। मान लीजिए कार्बन की बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है 6 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, यानी कि अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर वाले में 4, तो वैलेंसी कितनी आएगी 8 माइनस 4 दैट इज 4। इस तरह सोडियम की बात करें तो सोडियम की जो एटॉमिक नंबर होता है दैट इज 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी 2 8 और 1, यानी कि इसकी सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो वैलेंसी भी 1। ठीक है। इस तरह एल्यूमिनियम जो है मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 और 3, तो सबसे बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी भी वही। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें
ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन की सबसे बाहर वाली शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो जाएगी 2, क्योंकि 8 माइनस 6 दैट इज 2। तो आपको ये चीज़ अच्छे से याद रखनी है एंड इसमें से क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, यानी कि प्रोटॉन नंबर सेम होता है, लेकिन उनका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से आइसोटोप्स बनते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम 3 हाइड्रोजन एटम्स की बात करते हैं, तीनों का एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन एक हाइड्रोजन ऐसा है जिसके अंदर 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर 1। दूसरा हाइड्रोजन का एटम ऐसा है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इसका मास नंबर 2। और तीसरा हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर एक प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, मास नंबर 3। तो जिस हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होता है उसको बोलते हैं प्रोटियम, जिसका 2 होता है उसको ड्यूटेरियम, जिसका 3 होता है उसको ट्रिटियम। तो ये क्या है? आइसोटोप होता क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट के एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन उनका मास नंबर डिफरेंट है। एप्लीकेशंस देखें तो मेडिकल साइंसेस में और इंजीनियरिंग में हमारे पास आइसोटोप्स की बहुत एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल यूरेनियम का जो आइसोटोप है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स के काम आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और कोबाल्ट का जो आइसोटोप है कोबाल्ट 60 दैट इज कैंसर ट्रीट करने का काम आता है। और आयोडीन का जो आइसोटोप है गोइटर को ट्रीट करने के काम आता है। एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आइसोबार्स, आइसोबार्स आर द एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब ये एलिमेंट डिफरेंट है, ये एलिमेंट डिफरेंट है, तो ये एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका मास नंबर तो सेम होता है लेकिन उनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18। अब ये क्यों बनते हैं? आइसोबार्स क्यों बनते हैं? यहाँ भी काम जो होता है सारा न्यूट्रॉन्स ही करते हैं। कैल्शियम के अंदर 20 प्रोटॉन्स होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 20 है, प्लस 20 न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से 40 इसका मास नंबर बनता है। लेकिन आर्गन के अंदर 18 प्रोटॉन्स होते हैं और 22 न्यूट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इसका मास 40 बन जाता है। तो न्यूट्रॉन्स कम ज़्यादा होने की वजह से मास नंबर इनका सेम बन जाता है, जिसकी वजह से आइसोबार बन जाते हैं। तो आइसोबार क्या होता है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एक बार यहाँ पे और क्लियर कर दूं कि जो प्रोटॉन की डिस्कवरी है, प्रोटॉन की डिस्कवरी करी है रदरफोर्ड ने। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था, ठीक है। रदरफोर्ड ने, जो ई गोल्डस्टीन है उसने सिर्फ एविडेंस दिया था। ई गोल्डस्टीन जो है उसने सिर्फ एविडेंस दिया था कैनॉल रेस का, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का, लेकिन प्रोटॉन की एक्चुअल डिस्कवरी का क्रेडिट रदरफोर्ड को ही जाता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ना लाइक करने का कोई खर्चा आता है, ना सब्सक्राइब करने का, ना कमेंट करने का। कमेंट करने से हमें मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और वीडियोस बनाने की, क्योंकि कंटेंट आपके लिए बना रहे हैं, तो आप बेटर डिसाइड करेंगे कंटेंट अच्छा है कि नहीं है। अच्छा लगता है तो भी बता दीजिए, नहीं लगता है तो भी बता दीजिए। आप कमेंट करके बताएंगे कि कैसी बनी कैसी नहीं बनी है, तो मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, जो भी व्यूअर्स हैं, in case if you like the video, please hit the like button, subscribe the channel so that I can feel motivated और भी बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए मैं लेके आ सकूं। तो कुछ भी उसमें प्रॉब्लम अगर दिखती है आपको, प्लीज फील फ्री टू शेयर विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।